एपिसोड की शुरुआत में हमें मर्लिन दिखाई देती है जो इफ्टाल और आबे के बीच खड़ी होकर बताती है कि आखिरकार उनका डुअल शुरू होने वाला है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या चल रहा है तो पिछले एपिसोड में इफ्टाल को आबे के खिलाफ फाइट करने के लिए नॉमिनेट किया गया था। ये एक मॉक टेस्ट है जिसमें दोनों को एक दूसरे से फाइट करनी है। अब दोनों फाइट के लिए आमने सामने खड़े होते हैं। आबे इफ्टाल को देखकर काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहा होता है और उसे लगता है कि वो इफ्टाल को बहुत आसानी से डिफीट कर देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इसके बाद इस फाइट के कुछ रूल्स बताए जाते हैं। यहाँ मैजिक पूरी तरह फॉरबिडन है, यानी कोई भी मैजिक का यूज नहीं कर सकता। दोनों को सिर्फ अपनी रॉ स्ट्रेंथ और स्वॉर्ड स्किल्स का इस्तेमाल करके फाइट करनी होगी। इफ्टाल खुद से सोचता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। फिर उसकी नजर एनेस्थीसिया पर जाती है, लेकिन एनेस्थीसिया तुरंत अपना चेहरा छिपाने लगती है। उधर एबे इफ्टाल से कहता है, ओए अपनी स्वॉर्ड तैयार करो, तुम जैसे लोअर लेवल लोगों से मैं बात तक नहीं करना चाहता। फिर वो कहता है कि किसी ऐसे आदमी को डिफीट करके उसे क्या खुशी मिलेगी जिसने शायद ठीक से स्वॉर्ड पकड़ी भी नहीं है। वहाँ मौजूद लोग भी यही सोच रहे होते हैं कि इफ्टाल कितना डर चुका है और उससे तो स्वॉर्ड तक नहीं उठ रही। इफ्टाल चुपचाप सबकी बातें सुनता रहता है। फिर वो मन ही मन एक प्लान बनाता है। वो सोचता है कि फाइट तो करेगा, लेकिन उसका पहला अटैक जानबूझकर एक फ्लूक होगा। पहले वो आबे को एक किक मारेगा जिसे आबे आसानी से डॉज कर लेगा। उसके बाद आबे उसे डिफीट कर देगा और इफ्टाल जानबूझकर हार जाएगा। ऐसा होने के बाद वो आराम से स्कूल में पढ़ाई जारी रख सकेगा। इसी प्लान के साथ इफ्टाल अचानक आबे के ऊपर एक जोरदार किक मार देता है, लेकिन आबे उस किक को डॉज नहीं कर पाता। वो सीधा इफ्टाल की किक अपने चेहरे पर खा लेता है। ये देखकर इफ्टाल भी अंदर से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि आबे आसानी से उस किक को अवॉइड कर लेगा। आबे जमीन पर गिर जाता है और खुद समझ नहीं पाता कि आखिर ये कैसे हुआ। इफ्टाल भी सोचता है कि उसे तो लगा था आबे उसकी सिंपल किक को इजीली डॉज कर लेगा। तभी मर्लिन सामने आती है और ऑफिशियली अनाउंस करती है कि इस फाइट का विनर इफ्टाल है। इफ्टाल ये सुनकर खुद ही शॉक्ड रह जाता है। वो सोचता है कि उसने तो जानबूझकर हारने का प्लान बनाया था, लेकिन सब लोग जबरदस्ती उसे विनर बना रहे हैं। इसके बाद हम इफ्टाल को एनेस्थीसिया के साथ डिनर करते हुए देखते हैं। एनेस्थीसिया उससे कहती है, मास्टर आपने फिर से किसी ऐसे व्यक्ति को डिफीट कर दिया जो आपसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इफ्टाल कैजुअली जवाब देता है कि वो ओपोनेंट भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन ये बात वो मोस्टली अपने मन में सोच रहा होता है। फिर एनेस्थीसिया उससे एक सीरियस सवाल पूछती है। वो पूछती है कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल काम न करे तो वो क्या करेगा। इफ्टाल थोड़ा सोचता है और कहता है कि तब वो मेहनत करेगा ताकि वो सिचुएशन भी हैंडल कर सके। एनेस्थीसिया इस जवाब से थोड़ा सरप्राइज्ड होती है और पूछती है कि क्या सच में यही उसका आंसर है, जबकि वो इतना स्ट्रॉन्ग आदमी है। इफ्टाल तुरंत कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तभी एनेस्थीसिया उदास होकर कहती है कि वो खुद बहुत वीक है। वो कहती है कि चाहने के बावजूद वो कभी अपने मास्टर की प्रॉपरली हेल्प नहीं कर पाती और अपने फेथ को भी चेंज नहीं कर पाती। ये कहते कहते वो अचानक खड़ी हो जाती है। फिर वो इफ्टाल से कहती है कि अभी तक वो वर्जिन है और अगर मास्टर चाहे तो उसे अपनी स्लेव बना सकता है। इफ्टाल ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि एनेस्थीसिया को अचानक क्या हो गया है और वो ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। एनेस्थीसिया फिर समझाने की कोशिश करती है कि वो सच में किसी न किसी तरह अपने मास्टर की हेल्प करना चाहती है। वो कहती है कि अगर इफ्टाल चाहे तो उसके साथ ऐसा कर सकता है। इफ्टाल तुरंत उठता है और उसके कपड़े ठीक करते हुए उसे वापस दे देता है। वो कहता है कि उसे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए सिर्फ इतना काफी है कि एनेस्थीसिया उसके साथ बैठकर डिनर कर रही है। इफ्टाल उसे समझाता है कि उसे ऐसी बातें अपने मन में लाना बंद कर देना चाहिए और चुपचाप बैठकर खाना खाना चाहिए। इसके बाद वो एनेस्थीसिया को उसके कपड़े दे देता है। एनेस्थीसिया फिर अपने कपड़े पहन लेती है और दोनों वापस बैठकर खाना खाने लगते हैं। एनेस्थीसिया की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। इफ्टाल उसे कहता है कि अब रोना बंद करो वरना मीट ठंडा हो जाएगा। वो उसे जल्दी से खाना शुरू करने के लिए कहता है। इसके बाद सब लोग फिर से खाना खाने लगते हैं। सीन अचानक शिफ्ट होता है और हमें जीनी दिखाई देता है। जीनी बहुत ज्यादा रो रहा होता है क्योंकि उनकी रायरी चोरी हो चुकी होती है। जल्द ही पता चलता है कि रायरी को किसी और ने नहीं बल्कि एनेस्थीसिया ने चोरी किया है। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी इफ्टाल कहता है कि उसे पहले से अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मर्लिन बताती है कि ये सब उसी स्पेशल स्लेव क्रेस्ट का रिजल्ट है जो एनेस्थीसिया के स्लेव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बनाया गया था। अब ये साबित हो चुका होता है कि एनेस्थीसिया ने चोरी की है। इफ्टाल थोड़ी देर इस पूरे सिचुएशन के बारे में सोचता है। तभी हमें बताया जाता है कि जिस स्लेव क्रेस्ट की बात हो रही है वो आखिरकार एक्टिवेट हो चुका है और इस स्लेव क्रेस्ट के कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं। नॉर्मल स्लेव क्रेस्ट के अंदर किसी स्लेव को ऐसा ऑर्डर नहीं दिया जा सकता कि वो क्राइम करे या अपनी जान दे, लेकिन स्पेशल स्लेव क्रेस्ट बिल्कुल अलग और बहुत ज्यादा डेंजरस चीज है। इसके अंदर वे काम भी करवाए जा सकते हैं जो नॉर्मल स्लेव कॉन्ट्रैक्ट के तहत पॉसिबल नहीं होते। मर्लिन इफ्टाल से पूछती है कि आखिर एनेस्थीसिया के पास ऐसा स्पेशल स्लेव क्रेस्ट क्यों है और क्या उसे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। वो ये भी पूछती है कि अब वो क्या करने वाला है। इफ्टाल कहता है कि वो अभी एनेस्थीसिया को ढूंढेगा, लेकिन मर्लिन जानती है कि सिर्फ एनेस्थीसिया को ढूंढ लेने से पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। वो इफ्टाल से पूछती है कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसे असल में करना क्या पड़ेगा। इफ्टाल कहता है कि उसे पता है कि ये इतना सिंपल नहीं है। अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करेगा तो उसे सीधे गॉड के खिलाफ फाइट करनी पड़ सकती है। वो बताता है कि पहले भी एक व्यक्ति ने इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने की कोशिश की थी। उसके बाद गॉड ने पूरे विलेज बल्कि पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसलिए इस क्रेस्ट को इतनी आसानी से ब्रेक नहीं किया जा सकता। इसके टूटने पर बहुत बड़ी डिजास्टर आ सकती है। इफ्टाल मर्लिन से कहता है कि उसे ये सब पता है, लेकिन वो एनेस्थीसिया को ऐसे छोड़ भी नहीं सकता, चाहे उसे गॉड के साथ फाइट क्यों न करनी पड़े।
वो पीछे नहीं हटेगा। वो साफ कहता है कि वो फाइट करेगा और एनेस्थीसिया को बचाकर ही रहेगा। मर्लिन उससे पूछती है कि क्या वो सच में ऐसा करने वाला है। इफ्टाल कहता है बिल्कुल। वो मर्लिन को याद दिलाता है कि जब उसने उसे पहली बार अपने स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट किया था तब उसने भी उसकी देखभाल की थी। अब जब उसने एनेस्थीसिया को अपने अंदर लिया है तो वो उसे इस तरह अकेला कैसे छोड़ सकता है। मर्लिन को ये बात बहुत अच्छी लगती है। वो कहती है कि उसे पहले से पता था कि इफ्टाल ऐसा ही करेगा। इतने समय के बाद भी वो बिल्कुल नहीं बदला है। फिर मर्लिन पूछती है कि अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। इफ्टाल बताता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन के अनुसार एनेस्थीसिया अभी उस आदमी के घर जाने वाली होगी जिसने उससे ये पूरा काम करवाया है। इसके बाद सीन एनेस्थीसिया पर शिफ्ट होता है। वो रायरी को साथ लेकर एक कासल की तरफ जा रही होती है। उधर इफ्टाल भी निकल पड़ता है क्योंकि उसका प्लान सिर्फ एक है, एनेस्थीसिया को वापस लेकर आना। कुछ ही समय बाद एनेस्थीसिया उस जगह पहुंच जाती है। वो एक आदमी के सामने बैठी होती है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि आबे होता है। एनेस्थीसिया अब आबे की स्पेशल स्लेव है। इसी वजह से अब ये समझ में आता है कि पिछले एपिसोड में आबे को देखकर एनेस्थीसिया इतनी शॉक्ड और फ्राइटेंड क्यों हो गई थी और क्यों अचानक बिल्कुल फ्रीज हो गई थी। अब आबे एनेस्थीसिया की तारीफ करता है और कहता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। एनेस्थीसिया उसे मास्टर कहकर थैंक करती है। असल में यहाँ एनेस्थीसिया की अपनी कोई गलती नहीं है। स्पेशल स्लेव क्रेस्ट के कारण उसे वही काम करना पड़ता है जो उसका मास्टर उसे ऑर्डर करता है। वो चाहे जितनी भी दूर चली जाए इस कॉन्ट्रैक्ट से एस्केप नहीं कर सकती। उसे हर 6 महीने में अपने रियल मास्टर के पास वापस आना ही पड़ता है। फिर एबे उससे कहता है कि उसने रायरी को चुरा कर लाकर सच में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन वो उससे पूछता है कि क्या उसे पहले से पता था कि इफ्टाल इतना स्ट्रॉन्ग है। एनेस्थीसिया कहती है कि उसे ये अंदाजा नहीं था कि इफ्टाल इतना पावरफुल होगा। हालांकि वो ये जरूर जानती थी कि इफ्टाल थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद हमें एक पास्ट सीन दिखाया जाता है। इस पास्ट में आबे ने एनेस्थीसिया को पहले ही ऑर्डर दिया था कि वो पूरा प्लान तैयार करे ताकि आबे को इफ्टाल के खिलाफ फाइट करने का मौका मिल सके। इसी वजह से एनेस्थीसिया ने क्लास के अंदर इफ्टाल को आबे के सामने फाइट के लिए रखा था। इसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में लौटता है। एनेस्थीसिया आबे से पूछती है कि क्या अब उनका कॉन्ट्रैक्ट फाइनली खत्म हो गया है, क्या वो उसके लिए अपना लास्ट टास्क पूरा कर चुकी है। आबे कहता है कि पहले उसे अपने फादर से बात करनी होगी। अगर उसकी परमिशन मिल गई तो एनेस्थीसिया अगले दिन फ्री हो सकती है, लेकिन आज उसे आराम करना चाहिए। वो एनेस्थीसिया को कहता है कि उसने बहुत बड़ा काम किया है और अब वो आराम कर सकती है। वो ये भी बताता है कि पहले उसकी सिस्टर ने 3 आर्टिफैक्ट्स दिए थे, अब एनेस्थीसिया ने रायरी सहित 2 और आर्टिफैक्ट्स दे दिए हैं। इस तरह टोटल 5 आर्टिफैक्ट्स पूरे हो चुके हैं। उनके क्लैन का रूल है कि हर जनरेशन को 5 वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स लाकर फैमिली को देने होते हैं। एक जनरेशन के लिए रिक्वायर्ड आर्टिफैक्ट्स पूरे हो जाने के बाद स्लेवरी का कॉन्ट्रैक्ट अगले जनरेशन को ट्रांसफर किया जाता है। इन आर्टिफैक्ट्स में रायरी जैसी बेहद वैल्यूएबल चीजें भी शामिल हैं। एनेस्थीसिया की सिस्टर पहले ही 3 आर्टिफैक्ट्स दे चुकी थी। अब रायरी को ऐड करके कुल 5 आर्टिफैक्ट्स पूरे हो गए हैं। इसलिए रूल्स के अनुसार एनेस्थीसिया अब स्लेव नहीं रहनी चाहिए। उसका स्लेव कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली खत्म होना चाहिए। आबे फिर कहता है कि वो अपने फादर से बात करेगा और फाइनल डिसीजन के बारे में एनेस्थीसिया को बता देगा। इसके बाद आबे वहाँ से चला जाता है। एनेस्थीसिया अपने रूम में वापस जाती है और बेड पर बैठ जाती है। वो खुद से सोचने लगती है कि उसने इफ्ताल को बिट्रे कर दिया है। उसे इस बात का बहुत बुरा लग रहा होता है, लेकिन फिर वो खुद को समझाती है कि यही उसका लास्ट टास्क था। अब उसे दोबारा ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद उसे अपनी बड़ी सिस्टर की याद आने लगती है और हमें एक छोटा फ्लैशबैक दिखाई देता है। फ्लैशबैक में एक छोटा विलेज दिखाई देता है। वहाँ एनेस्थीसिया अभी बहुत छोटी होती है और अपनी बड़ी सिस्टर से बात कर रही होती है। वो खुशी से कहती है कि आखिरकार उसकी सिस्टर वापस आ गई, लेकिन साथ ही वो कंप्लेन करती है कि उसकी सिस्टर उससे इतनी मीन क्यों हो रही है और उससे ठीक से बात क्यों नहीं कर रही। एनेस्थीसिया की बड़ी सिस्टर उसे बहुत बुरी तरह ट्रीट करती है। वो उससे कहती है कि वैसे भी कोई उसे पसंद नहीं करता, इसलिए अब उसे परेशान करना बंद करना चाहिए और वहाँ से चले जाना चाहिए। वो ये भी कहती है कि वो सिर्फ इसलिए एनेस्थीसिया की देखभाल करती है क्योंकि उनकी मदर ने उसे जन्म दिया था, वरना वो उसे कभी पूछती तक नहीं। ये बातें एनेस्थीसिया के दिल को बहुत हर्ट करती हैं। वो अपनी सिस्टर को बहुत मीन और जर्क कहती है। वो गुस्से में कहती है कि उसकी आंखों के सामने से चली जाओ और दोबारा कभी वापस मत आना। इसके बाद एनेस्थीसिया की बड़ी सिस्टर अपने पास मौजूद कुछ गोल्ड कॉइन्स निकालती है। वो वे कॉइन्स अपने फादर को देते हुए कहती है कि अभी उसके पास इतना ही है। एनेस्थीसिया ये देखकर सवाल करती है कि उसकी सिस्टर इतने दिनों तक बाहर रही, इतने अच्छे क्लोथ्स पहने, फिर भी उसके पास सिर्फ इतने छोटे गोल्ड कॉइन्स क्यों हैं? उसकी सिस्टर उसे कहती है कि वो पता नहीं सारे पैसे कहाँ खर्च करती है और किसी काम की नहीं है। फिर वो उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है और कहती है कि वापस कभी मत आना। इसके बाद एनेस्थीसिया की सिस्टर भी कहती है कि अगर उसे इतना ही दुख है तो वो चुपचाप सबको छोड़कर चली जाए और जाकर कोई काम करे। एनेस्थीसिया ये सुनकर कहती है कि ठीक है, वो चली जाएगी और किसी को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर उसकी बड़ी सिस्टर चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। वो जाते हुए हंस रही होती है, जबकि एनेस्थीसिया पीछे से चिल्लाकर कह रही होती है कि वो कभी वापस ना आए। वो कहती है कि वो अपनी सिस्टर को देखना भी नहीं चाहती और उससे नफरत करती है। इसके बाद काफी समय बीत जाता है और एनेस्थीसिया भी बड़ी हो जाती है। अब वो अपने फील्ड में काम कर रही होती है। तभी एक दिन कुछ कार्ड्स वहाँ आते हैं और उनमें से एक बॉडी बाहर फेंकी जाती है। वो बॉडी किसी और की नहीं बल्कि एनेस्थीसिया की बड़ी सिस्टर की होती है। उसकी पूरी बॉडी पर कई गंभीर इंजरीज होती हैं और वो मर चुकी होती है। ये देखकर एनेस्थीसिया को समझ ही नहीं आता कि उसकी सिस्टर के साथ क्या हुआ और उसे किसने मारा। तभी हमें आबे का एक यंगर वर्जन दिखाई देता है और जैसे ही एनेस्थीसिया अपनी सिस्टर के बॉडी को टच करती है, उसके हाथ में एक स्ट्रेंज लाइट चमकने लगती है। आबे के पिता ये देखकर पूछते हैं कि क्या अब ये उसकी नई स्लेव होगी। वो जवाब देते हैं कि हाँ बिल्कुल। इसके बाद एनेस्थीसिया का फादर तुरंत नीचे झुक जाता है और कहता है कि अब ये
आपकी नई स्लेव है और मेरा इससे कोई रिलेशन नहीं है। एनेस्थीसिया कंफ्यूज होकर पूछती है कि आखिर हो क्या रहा है और उसके हाथ में ये क्या चीज लग गई है। एबे के फादर कहते हैं कि अब ट्रांसफॉर्मेशन रिचुअल एक्टिवेट किया जाए। एनेस्थीसिया बार बार अपने फादर से हेल्प मांगती है और चिल्लाती है कि उसे बचा लो, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। वहाँ रिचुअल परफॉर्म किया जाता है। इसके साथ स्लेवरी का कॉन्ट्रैक्ट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफर कर दिया जाता है। एनेस्थीसिया की बड़ी सिस्टर की जगह अब वही नई स्लेव बन जाती है। पूरी प्रोसेस के दौरान एनेस्थीसिया बहुत ज्यादा पेन सफर करती है। वो अपनी सिस्टर की तरफ देखती रहती है, लेकिन उसके पास कुछ करने का कोई तरीका नहीं होता। फिर उसे बताया जाता है कि उसकी बड़ी सिस्टर ने एक मिस्टेक की थी और अब स्पेशल स्लेव क्रेस्ट ऑफिशियली एनेस्थीसिया के ऊपर ट्रांसफर हो चुका है। अब वो उनके क्लैन की नई स्लेव है और उसे उनका हर काम पूरा करना पड़ेगा। एनेस्थीसिया बार बार पूछती रहती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और वे लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। उसे बताया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट बहुत सिंपल है। हर जनरेशन को उनके लिए 5 वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स लाकर देने होते हैं। अगर वो टास्क पूरा हो जाए तो स्लेवरी अगले जनरेशन को ट्रांसफर कर दी जाती है। इतना कहकर वे लोग एनेस्थीसिया को ऑफिशियली स्लेव बना देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के कारण एनेस्थीसिया बहुत ज्यादा हर्ट होती है और बार बार अपनी सिस्टर को देखती रहती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती। सीन फिर प्रेजेंट में वापस आता है। एनेस्थीसिया अपने रूम में बैठी अपनी सिस्टर की मेमोरीज को याद करके बहुत ज्यादा रो रही होती है। तभी आबे फिर उसके रूम में आता है। दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। आबे उसे बताता है कि उसके फादर ने कहा है कि अभी उसे फ्री नहीं किया जा सकता। उसने काफी अच्छा काम किया है, खासकर रायरी लाकर। इस वजह से ऐसी वैल्यूएबल स्लेव को अभी रिलीज करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए एनेस्थीसिया को फिलहाल उनके लिए काम करते रहना होगा। एनेस्थीसिया उससे अपनी सिस्टर के बारे में पूछती है। वो पूछती है कि आखिर उस दिन उसकी सिस्टर के साथ हुआ क्या था। इतना पूछने के बाद वो खड़ी हो जाती है और कहती है कि अब वो वहाँ से जा रही है। इसके साथ सीन खत्म हो जाता है और एपिसोड यहीं एंड होता है। वीडियो देखने के बाद व्यूअर से पूछा जाता है कि उन्हें एपिसोड कैसा लगा और एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।